रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। आइए जुड़िए पर्पल मूवमेंट से गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा उत्सव, जहां होगा समावेश, सशक्तिकरण और उत्सव का संगम। चाहे आप विकलांग हो, एनजीओ संगठन या बदलाव के साथी, ये मंच है आपके लिए। तो पहुँचे गोवा 9 से 12 अक्टूबर को और आज ही रजिस्टर करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की ऐप पर। सर्च करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। समावेश का जश्न हर दिल के साथ। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपना शानदार हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं? सक्षम को आपको एक बहुत ही खास कार्यक्रम में बुलाते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह है 4th राइट टू राइट नेशनल कंप्यूटर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपटीशन 2025। ये आपके हुनर को दुनिया के सामने लाने और शानदार पुरस्कार जीतने का एक सुनहरा मौका है। हमारे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये एक बेहतरीन मंच है, ये दिखाने के लिए कि आप अपने लैपटॉप पर कितने कुशल और आत्मनिर्भर हैं। तो चलिए आपको इस प्रतियोगिता की सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए, शुक्रवार 22 अगस्त 2025 और जगह है HCL फाउंडेशन नोएडा। इसमें कौन हिस्सा ले सकता है? कक्षा 5 से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राएं। हमने इसे 2 ग्रुप में बांटा है। जूनियर ग्रुप कक्षा 5 से 8 के लिए और सीनियर ग्रुप कक्षा 9 से 12 के लिए। आप हिंदी, अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव आपका है। तो ये प्रतियोगिता कैसे होगी? बहुत आसान है। आपको अपना लैपटॉप खुद लाना होगा और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने फोन के साथ अपना ब्लूटूथ कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम के दिन आपके साथ एक सहयोगी वॉलंटियर होंगे। वे आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाएंगे और आपका काम होगा उसे नियम अनुसार टाइप करके ईमेल करना। हमारे जज 3 चीजों पर ध्यान देंगे: आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका प्रेजेंटेशन। याद रहे, टाइप करते समय स्पेलिंग में कोई मदद नहीं की जाएगी, तो ये पूरी तरह से आपके हुनर और ध्यान पर निर्भर करेगा। जो छात्र शहर के बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए हमने रहने और भोजन की व्यवस्था भी की है। स्कूल और साथ आने वालों के लिए एक जरूरी सूचना: एक स्कूल से ज्यादा 2 लोग साथ आ सकते हैं और अगर स्कूल से लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, तो साथ आने वालों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। तो क्या आप उत्साहित हैं? रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं? ज्यादा इंतजार मत कीजिए। रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2025 है। आप गूगल फॉर्म भरकर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस ऑडियो के साथ भेजे गए मैसेज में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी या व्हाट्सएप द्वारा रजिस्टर कराने के लिए कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9667174783। आइए मिलकर इस राइट टू राइट प्रतियोगिता को अब तक का सबसे सफल आयोजन बनाएं। अभी रजिस्टर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज बदलता दौर शो में एक और खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। आज हम उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे और एक्सेसिबिलिटी पर उनके कुछ सुझाव हैं जिस पर वो समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं और चाहते हैं कि आम जीवन में भी हम इन चीज़ों को अपनाएं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ कानपुर से सुनील मंगल जी हैं। लंबे अरसे से वो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। दृढ़ श्रम सेवा समिति संघ के वो डायरेक्टर हैं। इन्वेस्टमेंट में 90s से वो काम कर रहे हैं। ये सब जानेंगे हम उनकी जुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील सर, सबसे पहले तो हमें बताएं अपनी थोड़ी डिसेबिलिटी के बारे में और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। मैं सुनील मंगल, एक मीडियम क्लास फैमिली में हमारा जन्म हुआ 1971 में। फादर हमारे डिफेंस में थे, मदर टीचर रही हैं
हम लोग ट्विंस ब्रदर हैं। मैं सुनील मंगल, हमारे बड़े ब्रदर हैं अनिल मंगल, और एक छोटे ब्रदर हमारे आशीष मंगल। और मैंने अपनी पढ़ाई एमकॉम तक करी है। 1992 में मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में एमकॉम फाइनल किया। उस एमकॉम फाइनल ईयर में हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंश्योरेंस, जिस सब्जेक्ट में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो मैंने कहा जब इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर आए हैं तो क्यों ना ही मैंने इसी सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाया और इंश्योरेंस एजेंसी के लिए LIC ऑफ इंडिया के ऑफिस गया और मैंने इंश्योरेंस एजेंसी का काम शुरू किया। राइट। इस काम को मैं जी अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। इस काम को मैं करता रहा था। और जब मैं बर्थ हुआ, बर्थ के 6 महीने के बाद पूरी बॉडी ने पोलियो को ग्रिप कर लिया। उस समय पोलियो ड्रॉप्स लगते थे, वो ड्रॉप लगने के बीच में ही फीवर आया, तो इस वजह से वो ड्रॉप लगने रुक गए और पूरी बॉडी को पोलियो हो गया। फादर मदर ने जो ट्रीटमेंट कराया वो 3 साल की उम्र तक कराया। उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरी बॉडी से वो जो पोलियो था वो बिलो नी लेग्स में आके रुक गया, और वो पोजीशन मतलब 2.25 साल का मैं था तब से लेकर अभी करीब 54 साल की उम्र हो गई है, उसी पोजीशन पे है। मैं कैलिपर और क्रेचेस लेके चलता हूँ जी। और ये हमारी लाइफ का एक जीवन साथी है। तो सर ये बताएं कि 1971 में तो अवेयरनेस बहुत कम थी और आप जी। कानपुर से आते हैं, जी तो किस तरह की चुनौतियां उस समय आपके सामने थी? आज आप 2025 में जब देखते हैं कई तरह के इनिशिएटिव आ गए हैं, तो कैसे आप कंपेयर करते हैं उस टाइम को और आज के टाइम को? देखिए, जो पहले का समय था उस समय अवेयरनेस ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड पढ़ा लिखा फैमिली बैकग्राउंड था। तो जो भी कोशिशें हो सकती थी वो हमारे फादर मदर ने की, क्योंकि दोनों ही एजुकेटेड थे और वेल एजुकेटेड थे। फैमिली में पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई का माहौल था। लेकिन क्योंकि उस समय का सिस्टम था, अगर आपको बुखार आ गया है तो जो ड्रॉप्स तीन बार लगते थे, 3-4 महीने के गैप पे, तो उसमें रुकावट आनी ही आनी थी। और जब वो रुकावट आई तो पूरी बॉडी को पोलियो ने ग्रिप कर लिया। लेकिन आज की डेट पे बहुत सारी अवेयरनेस हो गई है, गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े NGO बैनर्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना, और बहुत जगह पे इसको UN ने भी एक टारगेट के रूप में लिया है। और मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो उस समय जब मैं रोटरी में करीब 17-18 साल मैंने एज ए मेंबर से ज्वाइन किया था, फिर डायरेक्टर हुआ, फिर किसी कमेटी का चेयरमैन हुआ और प्रेसिडेंट भी रहा मैं 2015 में। तो हम लोगों ने पोलियो इरेडिकेशन के बहुत सारे कैंप्स और बहुत सारे कैंपेन चलाए। आज भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त है। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और हमारे भारत देश की जनता का जो जागरूकपन है उसकी वजह से ये सफल हो पाया है। उस समय किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस किया आपने सोसाइटी की ओर से? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, सुनने में आता था कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये भ्रांतियां थी। जैसे मैं बताऊं, हमारे ऑफिस में एक स्टाफ है ना, वो मैंने रखा हुआ है, वो भी पोलियो ग्रिपर है। तो वो मैंने उससे 1-2 बार बात की तो उसने बताया कि कोई रात को आया था, वो उसके चिपट गया। इस तरह से कुछ भ्रांतियां गांव और अलग अलग जगह पे चलती रहती थी, लेकिन मैंने कभी इस तरह का कोई फेस नहीं किया। ये तो मेरे स्टाफ ने मेरे को बताया, तब मैंने जाना कि हाँ यार, इस तरह की भी कुछ प्रचलन रहा करता था। राइट। दो चीजें, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस समय लोगों की क्या सोच थी? और दूसरा, कब आपके जहन में आया कि मैं भी पोलियो अफेक्टेड हूं तो मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर में कुछ करना चाहिए? ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी डिसेबिलिटी एक्टिविज्म की? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड क्योंकि पूरी तरह से एजुकेटेड था। फादर डिफेंस में थे, मदर टीचर थी, है ना, और तो उसकी वजह से पढ़ाई कभी रुकी नहीं। जब मैं 5 साल की उम्र आई मेरी, तो मैं क्लास 1 में एडमिशन हुआ। उसके बाद पूरी तरह से अपनी पढ़ाई की। जब मैं 20 ईयर्स का कंप्लीट किया मैंने, तो अपना 21 ईयर्स में मैंने पूरा एमकॉम अपना फाइनल ईयर पढ़ाई कर ली। मतलब कहने का बिना ब्रेक के पढ़ाई हुई। और उसके बाद ही मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली। और क्योंकि हम लोग मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हमारे जब 3-4 साल की हमारे इंश्योरेंस जॉब की, इंश्योरेंस एजेंसी के वर्क की स्टार्टिंग हो गई, कुछ ना कुछ पैसा बचना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ सोशल वर्क करें, लेकिन वो प्योरली जितना भी अपना दिव्यांगजन है उनके लिए डेडिकेटेड हो। तो मैंने
बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज चुनी कि उनको किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉय करना है। उस एम्प्लॉय करने में, क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का रास्ता अपनाया और मैंने अभी तक करीब करीब 5-6 हजार लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई है, अलग अलग बैनर पे, कहीं ना कहीं मेंटरशिप करके, रोल मॉडल के रूप में, या CSR फंड के थ्रू, या गवर्नमेंट एजेंसीज के फंड लेकर के। तो लेकिन आज भी करीब करीब 4,000 से ऊपर लोग कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि जो पैसा अपने से थोड़ा बहुत बच सका वो मैंने अपने समाज को देना शुरू किया। बढ़िया। सर ये बताएं कि यूपी से आप आते हैं, तो या देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि काफी इवेंट्स भी हो रहे हैं और एक्सेसिबिलिटी पे काफी बात हो रही है, लेकिन यूपी देश का सबसे बड़ा प्रांत है जनसंख्या के हिसाब से, और डिसेबिलिटी के हिसाब से भी सबसे ज्यादा डिसेबल्ड यूपी में है। लेकिन कैसे देखते हैं आप यूपी में जो डिसेबिलिटी पे काम हो रहा है? आर यू सेटिस्फाइड, या आपको लगता है कि रफ्तार धीमी है? यूपी में अगर हम बात करें, क्योंकि पेंशन बहुत कम है, इवेंट्स बहुत कम होते हैं, स्कूल्स बहुत कम हैं, क्वालिटेटिव ट्रेनिंग सेंटर बहुत कम है, लोग दिल्ली में आते हैं ज़्यादातर, माइग्रेशन है, तो कैसे देखते हैं आप यूपी में जो काम चल रहा है डिसेबिलिटी पे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मे बी कि हमारे जो भी अब हम बोलने जाएंगे तो शायद मासेस उसको सपोर्ट ना करे, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं साफ साफ कि मैंने जो गवर्नमेंट की ओर से पेंशन मिलती है उसको कभी भी मैंने प्रमोट नहीं किया, ठीक है ना? क्योंकि आज 1,000-1,500 रुपए किसी को अगर पेंशन मिल रही है तो आप 1,000-1,500 में सर्वाइवल नहीं कर सकते। शुरू के दिनों में 500 रुपए भी नहीं मिलती थी, 200-300 होती थी, फिर 500 आई, 1,000 आई। लेकिन मैंने आपसे बोला कि हमको ऐसी अपनी एजुकेशन सिस्टम को पॉइंट ऑफ व्यू से दिव्यांगजनों के लिए ऐसी बनानी है कि वो कहीं ना कहीं रोजगार परक हो। और मैं आपको बताऊं कि 2022 में पूरा भारत देश जिस समय आजादी का अमृत उत्सव मना रहा था, उस समय हमारे मन में भी आया कि हम लोग दिव्यांगजन अपने लिए भी कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसको लेकर के हमारा भी एक पार्टिसिपेशन रहे। तो उसी के जस्ट पहले हमारे यूपी में एक स्कीम आई थी, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये स्कीम को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया, और हमारे हिसाब से मैंने उसके ऊपर इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा। मैंने कहा ये स्कीम दिव्यांगजनों के लिए सबसे ज्यादा वरदान साबित हो सकती है। अब आप पूछें क्यों? आपके चैनल के थ्रू अगर इसको सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी हो तो उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है मूवमेंट का, एक जगह से दूसरे जाने के लिए। और ODOP स्कीम का मतलब ही ये है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हर शहर की, हर जगह की अपनी कोई ना कोई USP होती है, अपनी कोई ना कोई उसके अंदर एक खासियत होती है, उसका कोई एक वहां की पैदावार होती है, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिस शहर से, जिस कस्बे से या जिस तालुके से वो जगह पहचानी जाती है। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना था कि जैसे कानपुर में मैं हूँ, तो कानपुर में 2 इंडस्ट्री हैं, एक लेदर इंडस्ट्री और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमें इन्हीं इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएट कराने चाहिए। डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके उनके लिए अलग से कुछ ऐसे सेंटर खोले जाए कि वो जितने भी दिव्यांगजन हैं कानपुर शहर के या जिस भी शहर के जहाँ की जो USP है उससे ही उनको रिलेट करके वहीं से जॉब क्रिएट कराया जाए ट्रेनिंग देने के बाद। तो उससे क्या होगा, एक मूवमेंट का जो चैलेंज है वो खत्म हो जाएगा और बहुत आसानी से हम डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं। तो हमारा तो ये कहना है, हर दिव्यांग आज 1,000 रुपए कम से कम पर डे कमाए, जो कि महीने में 1,000 रुपए के लिए वो कम से कम चक्कर लगाता है। और व्यवस्था कुछ ऐसी बनी है कि उस 1,000 रुपए लेने के लिए 200, 250, 300 रुपए उसको कहीं ना कहीं खर्च भी करने पड़ते हैं, तब जाके वो 1,000 रुपए की एक धनराशि उसके अकाउंट में आती है। सही बात है आपकी, लेकिन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा यूपी में। यूपी के एक्टिविस्ट हमें दिखते नहीं, बहुत कम हैं। ऐसा क्यों है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आज की डेट पे, हमारे कानपुर में भी बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, चलो यहाँ पे चौराहे पे घेरा जाए, ट्रेन को रोका जाए, बस को रोका जाए, या DM या SSP साहब का घेराव किया जाए।
मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप लेटर लिख के बात करिए, और ये तरीका नहीं है अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का। आप अपनी एनर्जी किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए, ना कि धरना प्रदर्शन में लगाइए। लेकिन ये भी तो रियलिटी है ना कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का एक अहम रोल है। देखिए, विरोध इसी खाली आप धरने प्रदर्शन को अगर मानते हैं तो वो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। जी। विरोध के अलग तरीके भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जॉब के संबंध में बहुत सारी करीब करीब 22-23 कंट्रीज को घुमा हूं। जापान जब गया, जापान में आपको मालूम है अगर कोई किसी को विरोध करना है तो क्या करता है। अगर कोई चप्पल की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो चप्पल का पैर के 2 साइड होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। वहां पे विरोध का तरीका क्या होता है कि वो एक पैर का बनाते हैं, दूसरे का बनाते ही नहीं है। तो तरीके को थोड़ा सा बदलना होगा। और आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं होती, सुनवाई होती है। मैंने भी बहुत सारी जगह पे फेल्योर फेस किए, मैंने अपनी बात रखी तो माना गया। जी, 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूं। एक, आपने बताया कि आप बहुत सारी कंट्रीज में गए, तो उन कंट्रीज का और इंडिया का थोड़ा सा डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन कीजिए। आपको क्या कहाँ पे अच्छा लगा। और दूसरा, एक्सेसिबिलिटी के आपकी एक वीडियो भी है जिसमें आप सुझाव देते हैं, तो उसके बारे में हमारे लिसनर्स को जागरूक कीजिए। देखिए, मैं बताऊं, मैं करीब 2014 से विदेश यात्राओं पे जाना मैंने शुरू किया था अपने काम के सिलसिले में। और मैं जब जिस कंट्री में जाता हूं उसके पहले वहां के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करता हूं। और जैसे हमारी 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है तो 4 दिन 5 दिन मैं एक्स्ट्रा रखता हूं घूमने फिरने के लिए। और कम से कम एक दिन वहां के अगर कोई डिसेबिलिटी ग्रुप है या कोई एनजीओ है उस शहर की या उस जगह की, तो उनसे मिलने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मैं सही बताऊं कि हमारे यहाँ सोशल सर्विसेज की जो स्कीमें हैं, अगर हम बात करें फॉरेन से रिलेट करें उसको, तो ज्यादा इफेक्टिव है बजाय उनके। उनके यहाँ क्या है कि आपको वो फैसिलिटेट इस रूप में नहीं करेंगे कि आपको कोई वो वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने बिल्कुल वहां जाके अच्छी तरह से देखा कि हमको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं और उसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी उसके लिए काम करती है। वहां पे क्या है, एक उन्होंने केयर सेंटर टाइप में बना दिया है। जो भी हैंडीकैप लोग हैं, जो कुछ काम करने के पोजीशन में नहीं होते हैं, उनको वहां पे रख करके वो उनके लिए एक तरह से वो शेल्टर होम बना दिया है। उस शेल्टर होम में वो दिन भर रहते हैं, 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिलता है, रात को वो सो जाते हैं, जहां तक मैंने स्टडी किया। लेकिन हमारे भारत में क्या है, मैंने क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत पास से मैंने इस चीज को देखा है कि स्कीमें होती हैं, काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन पहला स्टेप आपका अपना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 1992 में जब इंश्योरेंस एजेंसी का काम लिया, तो क्योंकि इंश्योरेंस एजेंसी का काम मार्केटिंग का काम होता है, मेरे घर में कभी तक जब तक मैंने इस काम को नहीं लिया था किसी भी तरह का कोई व्यापार या कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, मतलब 4-5 पीढ़ी पीछे तक भी। तो बहुत सारा विरोध हुआ कि आपको सिटिंग जॉब ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को इसी को काम करना है और इसी में अपने एक्सपर्टाइज लेनी है। मैंने डिसेबिलिटी को अपना चैलेंज द चैलेंज नाम दिया और मैंने खूब सारा काम किया। खूब सारा काम इस रूप में किया, मैंने उस इंडस्ट्री को, अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पहले पढ़ा। जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय इंश्योरेंस एजेंट का मतलब लोग ये मानते थे कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंट आपके अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक यमदूत आपके घर में आ रहा है, पहले वो आपको मारेगा, फिर आपकी पत्नी को पैसा दिलाएगा और तब जाके वो अपना बिजनेस कर पाएगा। मैंने कहा नहीं, इस चीज को, इस मिथ को मेरे को तोड़ना है। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल आपको बहुत लाइव एग्जाम्पल देते हैं। एक घर में हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, और बहुत सारी घरों में फादर मदर भी होते हैं। लेकिन हम किसी इंडिविजुअल की अगर इंश्योरेंस करते हैं तो अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी फैमिली को उसकी लाइफ इंश्योरेंस का कंपनसेशन उसकी वाइफ को मिलता है। आप देखिए, वो तो बंदा नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे कौन है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, हो सकता है फादर मदर भी हों। तो एक जीवन के पीछे भी 4-5 जीवन भारत में एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि 3 से 4 या 5 जीवन तक रहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी तो एक लाइफ है, तो उनको सेफगार्ड कौन करेगा, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कौन देगा, वो एक इंश्योरेंस एजेंट ही दे सकता है। तो इस रूप में मैंने इस काम को ओवरकम के काम किया और बहुत काम किया। एक पूरे वर्ल्ड की संस्था है, जितनी भी इंश्योरेंस एजेंसी कंट्रीज हैं जो इंश्योरेंस एजेंट का दिलाती हैं काम, उनका एक MDRT फोरम है, $1 मिलियन राउंड टेबल, जिसका हेडक्वार्टर USA में है।
मैं लगातार 17 साल से उस टारगेट को अचीव कर रहा हूँ। आज उस ग्रुप का मैं लाइफ मेंबर हूँ। उसकी मीटिंग्स में मैं जाता रहता हूँ अलग अलग जगह पे, और उसके एक इंटरनल जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी रहा। ये तो हमारा कैरियर की बात हुई। अब आप इसमें मुझे एक्सेसिबिलिटी की बात मैं कर रहे हो। एक्सेसिबिलिटी से पहले एक सवाल इसी पे लेना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार इंश्योरेंस का हाँ। जिक्र हो रहा है और आप इस फील्ड में दिग्गज हैं जैसे आपने बताया है, और हम जानते भी हैं आपके बारे में। लेकिन एक चीज धन्यवाद। लिसनर्स यहाँ समझना चाहेंगे आपसे कि आप इसी फील्ड में अपने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया, सही बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो डिसेबल्ड को इंश्योरेंस नहीं देती, पर्टिकुलरली ब्लाइंड को या जो और डिसेबिलिटीज हैं। तो आपको नहीं लगता वहां एडवोकेसी हो सकती थी? आज भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, वहां जब आप इतनी फोरम में हैं तो वहां पे ज्यादा एक्टिविज्म किया जा सकता था, ये वाली समस्या को आप सुलझा सकते थे, क्योंकि आप बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज में, बोर्ड में रहे हैं। अब मैं आपको इस पॉइंट पे बताऊं कि जो लाइफ इंश्योरेंस का चैप्टर है उसमें लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, हाई रिस्क प्लान है। जितने भी हाई रिस्क प्लान होते हैं वो हाई रिस्क प्लान किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के लोगों को नहीं मिलते, जो मेरे को भी आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन मेरे पास अपना करीब 50-60 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, अलग अलग समय पे मैंने लिए हुए हैं। आज भी इतना इंश्योरेंस है मेरे पास अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी है, ब्लाइंड्स के इंश्योरेंस हैं, है ना, डीफ एंड डम्प के इंश्योरेंस हैं, मेंटल पेशेंट के कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, मिलते भी नहीं है जल्दी, ठीक है ना। और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में तो गिनती नहीं है मैंने कितने किए हैं। और जो आप ही कह रहे हैं नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में हाई रिस्क प्लान में आता है, वो जो इंश्योरेंस की डेफिनेशन है, इस वजह से नहीं मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो हमको मिलेंगी, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलेंगी, यूलिप की इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलेंगी हमको, सिंगल प्रीमियम की पॉलिसीज मिलेंगी हमको। सर वही तो टर्म मिलेंगे। प्लान ही तो दिलाने हैं ना। अब ब्लाइंड जो है वो हाई रिस्क कैसे हो हाँ। सकता है? यही तो एडवोकेसी करनी है ना, जहां नहीं मिल रहा कि उनको समझाया जाए, या कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो ये सुजेस्ट करता है कि डिसेबल्ड को ज्यादा चैलेंजेस आते हैं ये इंश्योरेंस में, उनके ऊपर ज्यादा खर्चा होगा। तो यही तो एडवोकेसी है ना। अब कुछ कंपनियों ने हालांकि देना शुरू किया है। अब मैं आपको बताऊं, अभी आपने नाम लिया विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए, ठीक है ना। देखिए मैंने भी बहुत सारी जगह पे जब इस तरह के इंश्योरेंस करने गया, या बहुत सारे लोगों के जब इंश्योरेंस डिनाइड हुए और किसी दूसरे एजेंट के भी डिनाइड हुए, तो मैंने उसको जब परसू किया तो बात यहाँ पे ये आई कि इंडिविजुअल जो वीआई है वो अपनी ओर से अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं लेता है, लेकिन कोई दूसरा सामने से अगर उसके ऊपर किसी तरह का, भगवान ना करे, कोई अटैक करता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होने जा रही होती है, तो वो अनायासी अपने को देख के बचा नहीं सकता। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको हाई रिस्क प्लान इंश्योरेंस के नहीं दिए जा सकते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को प्ली दिया, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, अगर आप इसके लिए साथ दें तो मैं आईआरडीओ को इसके लिए पूरी अच्छी तरह से एडवोकेसी कर सकता हूं कि अगर आज की डेट पे बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे कि डिसेबिलिटी की लाइफ को इजी वे में जिया जा सकता है, चाहे वो कोई भी किसी भी कैटेगरी का दिव्यांगजन हो, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ कैटेगराइज करके टर्म इंश्योरेंस को भी अलाउ करिए। जी धन्यवाद सर। अब आइए एक्सेसिबिलिटी पे। दिव्यांगजनों के लिए 27-28 साल से वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ, और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उस पर काम कर रहा हूँ। ये काम मैं करता आ रहा था, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि मैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, ट्रेनिंग का वो पार्ट भी बन रहे हैं, पूरी तरह से कोर्स अटेंड कर रहे हैं। तो 2008 में एक ट्रेनिंग कोर्स चला करीब 2 महीने। वो ट्रेनिंग कैंप एलिम्को और वीआरसी कानपुर के थ्रू प्रमोटेड था। उसमें मैं एज ए रोल मॉडल मेंटर के रूप में वहां पे बैठा हुआ था। मैं समझ रहा था, जब वो ट्रेनिंग का लास्ट डे था तो मैंने क्वेश्चन किया कि कितने लोगों ने ट्रेनिंग को अच्छी तरह से अटेंड किया है। तो शायद ही 1-2 हाथ ऐसे होंगे जो नहीं उठे, लेकिन सभी ने कहा नहीं अच्छी तरह से किया है। उसमें से एक लेडी थी, वो मेरे को बोले, सर आप जिस जगह पे ट्रेनिंग कराते हैं, जहां मैंने देखा है, या जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स अलग अलग चलते हैं, जहां पे भी रखे जाते हैं, वहां की जो जगह होती है, जो प्लेस होता है, सेंटर होता है, वो 100% एक्सेसिबल होता है। लेकिन उसके बाद
जब हम कहीं पे भी बाहर काम करने जाते हैं, मार्केट में निकलते हैं या किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे एक्सेसिबिलिटीज के इश्यूज हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, ये तो मैं भी अपने लेवल पे भी फेस करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इस चीज को समझना शुरू किया, और फिर सबसे पहले 2008 में संभवतः कानपुर शहर, यूपी का तो खैर मेरे को आइडिया है कि पहली मैंने रेट्रो स्कूटर के ऊपर एक रैली निकाली। वो रैली के लिए मैंने डीएम को और वीआरसी कानपुर को और कानपुर यूनिवर्सिटी को मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा मेरे को ये काम करना है और इसमें आपका सहयोग चाहिए, इस तरह से मैं करूंगा। उसमें मैंने करीब 18 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, बैंक्स, एलआईसी और जितने भी पब्लिक दिव्यांगजन जहां जहां जिस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जाते थे वहां को लेकर के मैंने एक रैली निकाली। उस रैली में करीब करीब 22 रेट्रो स्कूटर के थ्रू मैंने कानपुर शहर के अंदर रैली निकाली थी। वो 2 दिसंबर 2008 को। उस रैली से ये हुआ कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई। हम लोग बहुत सारे प्ले कार्ड लिए थे, 22-23 तो रेट्रो स्कूटर थे, उसके अलावा करीब 150-200 लोग हमारे साथ चले, और उसमें अवेयरनेस फैलाई गई कि ये एक दिव्यांगजनों के लिए सुगमता का अधिकार है, जिसका रैली का नाम दिया था बाधा मुक्त वातावरण अभियान। उस बाधा मुक्त वातावरण अभियान, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को हमने प्रमोट किया। उसके थ्रू मैंने काम किए। पहली बार हमको कानपुर में जो मेयर हैं हमारे, उनका बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा, मैं जब हम लोगों ने वाइंड अप किया तो फिर उनको पता लगा, तो वो अपने कार्यालय में आए, बोले ये जो रैली निकली है आज मैंने इसको देखा था, वो कहीं से निकले होंगे, बोले इसको नगर निगम के ऑफिस में बुला लिया जाए। वो रविंद्र पाटनी साहब थे, उन्होंने हम लोगों को ऑफिस में बुलाया, वहीं पे वेलकम किया हम लोगों का, रिसीव किया और वहीं जलपान कराया और बहुत सारी देर हम लोगों के साथ बैठे। उन्होंने उसमें घोषणा की कि नगर निगम के जितने भी जोनल ऑफिस होंगे, कानपुर शहर में 6 थे उस समय, उन सभी के ऑफिसेस को हम बाधा मुक्त बनाएंगे, प्लस एक पार्क कम से कम कानपुर शहर का ऐसा करेंगे जहां पे दिव्यांगजन आकर के आराम से अपनी व्हीलचेयर के साथ, अपनी ट्राईसाइकिल के साथ, रेट्रो स्कूटर के साथ उस पूरे पार्क में घूम सकता है। बड़ा सा गेट होगा, रैंप के साथ होगा। तो मेरे को एक बहुत अच्छा एक बूस्टअप मिला। उसके बाद फिर 2009 में मैंने पहली बार 42 डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी वीआरसी कानपुर में, जिसमें करीब करीब आप मान के चलिए 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो सवेरे 11 बजे शुरू हुई थी और शाम को 4 बजे खत्म हुई। कानपुर यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे उस समय, प्रोफेसर HK सहगल, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। मैं आपको चैनल के माध्यम से एक चीज और बताऊं, संभवतः हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया है या अंदर का एनवायरनमेंट जितना बढ़िया है, शायद ही मेरे हिसाब से पूरे भारत की किसी यूनिवर्सिटी का हो। बहुत ही सुंदर बनी है, लेकिन बैरियर फ्री नहीं है। वीसी ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है, और सॉरी टू से अभी आपको बता दें पहले से ही कि आज तक उसको मैं लेकिन बैरियर फ्री नहीं बना पाया। उन्होंने बोला था कि मैं मिस्टर मंगल 1 साल के अंदर मैं पूरी यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट है सबको बैरियर फ्री कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अवेयरनेस हुई, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने सहयोग दिया, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर हमको सपोर्ट किया और लोगों ने बुलाया कि किस किस तरह से क्या क्या मेजर्स लिए जाए। तो करीब करीब 18 डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को हम लोगों ने एक्सेसिबल कर दिया था साल भर के अंदर। उसके बाद 2012 में अगली बार हम लोगों ने फिर इस तरह से वर्कशॉप करी, और उस वर्कशॉप में फिर ये संगोष्ठी नहीं करी। जिन लोगों ने पहली वर्कशॉप में आए थे उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने 4-4 डिपार्टमेंट के ग्रुप बनाए कि भाई आप इस मीटिंग में आए थे, आपने क्या समझा, कैसे आप काम करेंगे या क्या दिक्कत आ रही है आप बताइए। तो उसके थ्रू अलग अलग लोगों से पर्सनलाइज वे में मिले। उसमें से 5-6 डिपार्टमेंट और हमने फिल्टर करे जो कि एक्सेसिबल हो गए। अब बात आ गई 2012 के बाद 2015 में। 2014 में मोदी जी आए थे, 2015 में मोदी जी ने सुगम भारत अभियान लाए थे। तो मैंने कहा क्योंकि अब गवर्नमेंट का एक टूल मिल गया है तो क्यों ना इस टूल के थ्रू फिर थर्ड वर्कशॉप मैंने 2015 में फिर वीआरसी में करी। उसमें मैंने पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इनको अप्रोच किया कि इनको अवेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो टीचर्स हैं उनसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो उनको सेंसिटाइज किया। उनको सेंसिटाइज करने के बाद कानपुर में IIT है, IIT के जो रजिस्ट्रार थे वो आए थे, मिस्टर सारंगी, SJ सारंगी। उन्होंने साल भर के अंदर पूरी कानपुर IIT को बैरियर फ्री कर दिया।
उसका बहुत अच्छा एडवांटेज ये मिला कि कानपुर आईआईटी में हर साल एनुअल स्पोर्ट्स होते थे। उनके यहाँ जितने भी हैंडीकैप बच्चे थे उनको स्पोर्ट्स में कोई भी वो पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, कोई इवेंट नहीं होता था। तो जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो इसी बीच में इसलिए आपको बता रहे हैं कि उन्होंने 2016 से पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजन के लिए भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में इवेंट कराए, और उसका क्रेडिट मेरे को ही जाता है कि मैंने उनको काफी बताया समझाया, तो जाकर के मैंने कहा भाई आप एक सैंपल क्रिएट कर सकते हैं, तो हुआ। इस तरह से मैं काम करता आ रहा हूँ। ये तो हुई आपके वर्कशॉप्स के बारे में। जो हाँ। आप सुझाव देते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, जो आपने अपने 90 सेकंड्स की वीडियो में भी बताया है, उसके बारे में हमारे आते हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए क्या है, आज की डेट पे एक्सेसिबिलिटी का लोगों को मतलब सिर्फ 3 चीजें मालूम है कि अगर आपके पास जीने बने हुए हैं आपके बिल्डिंग में, तो आप साइड में रेलिंग लगा दीजिए, और रेलिंग लगाने के साथ साथ अगर आपके पास जगह है तो आप रैंप लगा दीजिए, और जगह और पैसे भी हैं तो आप लिफ्ट लगा दीजिए। बस इन्हीं 3 पॉइंट पे आके पूरा भारतवर्ष रुक चुका है। और मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काफी घूमता हूँ, काफी अलग अलग जगह पे रिसर्च वर्क करता रहता हूँ, बहुत सारे हैंडीकैप से जहां भी जाता हूँ, जिस भी शहर में जाता हूँ, तो उस जगह के लोगों के बीच में इंटरेक्शन जरूर करता हूँ। मैं खाली उनके साथ फोटो नहीं खिंचाता हूँ, बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ। उसको देख करके 2018 में कुछ ऐसा फील हुआ, 18-19 में कोविड के समय में, कि इन 3 पॉइंट से ऊपर उठना है। तो उन 3 पॉइंट पे जब उठने की बात आई तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद फिर कुछ यूनिवर्सिटी से मिल करके एक बार मेरे को मौका मिला था, एक्सेसिबिलिटी की एक वर्कशॉप रुड़की यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें किया। एक बार चंडीगढ़ में हुआ। तो इन दोनों के साथ करके मैंने उनको बोला कि खाली इन 3 पॉइंट ही खाली काफी नहीं है दिव्यांगों के एक्सेसिबिलिटी से। तो क्योंकि मैं खुद भी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को मैं जी रहा हूँ, तो मैंने उन्हीं के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बनाए, बहुत सारे लोगों के बीच में इंटरेक्शन करके, बातचीत करके। उसमें से सबसे पहला पॉइंट रखते हैं, ऑफिस कार्यालयों में ढली हुई कुर्सियों का प्रयोग ना किया जाए। अभी ढली हुई कुर्सियां क्या होती हैं, आपने देखा है आज की डेट पे मॉड्यूलर फर्नीचर का जमाना हो गया है। पहले हम सब लोगों के घर में 4 पाए वाली कुर्सियां हुआ करती थी, सभी ऑफिस में 4 पाए वाली कुर्सियां लगी होती थी। वो 4 पाए वाली कुर्सियां ऐसी होती थी कि अगर कोई भी आदमी उसमें बैठ गया है तो जब तक उसका शरीर या वो नहीं हिलेगा तब तक वो कुर्सियां हिलती नहीं थी। अब आज क्या है, ढली हुई कुर्सियां हैं, वो आगे की ओर से मोल्डेड होती है। हमारे जैसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले जो कैलिपर क्रचेस से चलते हैं, जब तक वो उस कुर्सी पे बैठेंगे, अपना कैलिपर का लॉक खोलेंगे नहीं, तब तक वो सिटिंग पोजीशन में नहीं आते हैं। इतना करने में ही मालूम पड़ा कुर्सी टिल्ट हो जाती है और आगे की ओर झुक के गिर जाता है बंदा। उठने में सबसे ज्यादा दिक्कत है, जब तक 1 या 2 आदमी पीछे से उस कुर्सी को ना पकड़े तब तक वो उठ ही नहीं सकते हैं। तो ढली हुई कुर्सियों का ऑफिस में प्रयोग ना करें। सेकंड पॉइंट मैंने उनके सबके साथ रिसर्च करके बनाया, दिव्यांगों की बैठकों में फर्श पर कालीन का प्रयोग ना करें। देखिए, आपने इस चीज को महसूस किया होगा कभी कभी, क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी अप्लाई हो जाता है कहीं ना कहीं। जमीन में कारपेट बिछा हुआ है और अगर कोई लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाला जो कैलिपर, क्रचेस, वॉकर या व्हीलचेयर के साथ है, तो उसका व्हीलचेयर का पहिया उस गलीचे या दरी में फंस जाता है, जिससे वो गिर जाता है। इसी तरह से दिव्यांग विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी होता है कि वो उसमें गिर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आप दरी बिछाते जरूर हैं, लेकिन उसका प्रोविजन मत रखें। आप उसके लिए चेयर्स वगैरह का प्रोविजन रखें, या उसको साइड में किसी दूसरे तरह से अल्टरनेट वे में करा जाए। थर्ड, आप देखिए पॉइंट, सार्वजनिक प्रसाधन अलग अलग ऊंचाइयों के होने चाहिए। किसी सिनेमा हॉल में जाइए, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाइए, मेल यूरिनल लाइन से 5-6-7 बने होंगे। आपने 5-6-7 बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरह जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लोग होते हैं उनकी जनरली हाइट ज्यादा नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि 1-2 यूरिनल आप कम से कम लो हाइट के रखिए, जो कि कोई भी अगर लो हाइट वाला अगर बंदा है तो वो उसको यूज करेगा। अदरवाइज क्या होता है, मेरे को कोई ना कोई दीवार का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि सार्वजनिक प्रसाधन के जो भी ये सब बनाए जाते हैं पॉट्स, ये अलग अलग ऊंचाइयों के हों। चौथा पॉइंट है, फर्श के स्तर में बदलाव पर रंग परिवर्तन। इस पॉइंट के साथ मैंने बहुत सारी आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ भी, तो उनके साथ वार्ता करके उस पॉइंट को रखा है, उन्होंने बहुत जगह पे माना है। आप देखिए, आपके घर में भी एक कमरा है, कमरे के बाद अगर आप आंगन में आते हैं
तो आंगन का जो फ्लोर लेवल होता है वो कमरे से थोड़ा नीचा होता है, आधा ईंट, एक ईंट, दो ईंट, इस तरह से, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर लेवल चेंज है, कहीं नीचाई से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रहे हैं, तो उसमें अगर कलर चेंज होगा तो किसी भी तरह का जर्क नहीं लगेगा और वो दूर से दिख जाएगा। तो मेरा ये कहना है, कलर चेंज, लेवल चेंज, कलर चेंज का फॉर्मूला हर जगह अपनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी तरह के जर्क लगने से बचा जा सकता है, और दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा ये एक रास्ता बनता है कहीं पे भी आने जाने में। नेक्स्ट, 5वां नंबर हम आपको बताते हैं, सीढ़ियों की रेलिंग पर किसी तरह का सौंदर्यीकरण ना हो। भाई आपने सीढ़ियां बनी है, उसके बगल में रेलिंग लगा दी, बहुत अच्छी बात है। रैंप है, रैंप के बगल में आपने रेलिंग लगा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने महसूस किया होगा उसी रैंप के, उसी सीढ़ियों के बगल में आपने गमले रख दिए। भैया सीढ़ियों के बगल में जो रेलिंग लगी है वो तो किसी के सपोर्ट सिस्टम के लिए बनी है, और अगर आपने गमले रख दिए तब तो वो सपोर्ट सिस्टम रहा कहाँ, वो तो उससे दूर हो गया। तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि रेलिंग्स किसी के सपोर्ट सिस्टम के लिए बनी हुई है। छठा पॉइंट मैं बताता हूं आपको, किसी भी सभागार, सिनेमा घर में दिव्यांगों को बैठने के लिए किनारे की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने ऑडिटोरियम बनाए, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए, सब कुछ किया, ठीक किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी ऑडिटोरियम्स बनाए जाएं, जो भी बनाते हैं या बन रहे हैं, उनमें जब भी कोई दिव्यांग आए, तो जैसे रेलवे में या बसों में होता है, ये महिलाओं के लिए या दिव्यांगों के लिए सीट रिजर्व है, इसी तरह से एंट्री या एग्जिट पॉइंट पे ही आप एक अलग से ईयर मार्क करके दिव्यांगों के लिए सीट रिजर्व करके रखें। लास्ट, होटलों में दिव्यांगों के लिए कम ऊंचाई वाले पलंग एवं ठोस गद्दों का प्रयोग किया जाए। आज की डेट में हम लोग बहुत जगह पे घूमने फिरने जाते हैं, बहुत सारा इधर उधर का मूवमेंट करते हैं, तो होटलों का यूज करते हैं। होटलों में अभी क्या है, 5 स्टार या उस ऊपर के 7 स्टार होटल्स में एक्सेसिबल रूम्स आ गए हैं, लेकिन सभी होटलों में अभी नहीं आए हैं। हमारा ये कहना है, आप देखिए आपके घर में जो बेड होगा वो बेड जनरली ज्यादा ऊंची हाइट का नहीं होता है, और जो उसके ऊपर गद्दा बिछा होता है, बेडरेस्ट, वो हार्ड होता है। होटलों में चले जाइए, वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसके अंदर घुस जाते हैं। पहले तो पलंग की ऊंचाई बहुत ऊंची होती है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखा जाए कि हर होटल्स में, कोई भी गेस्ट हाउस में 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम कैपेसिटी के हिसाब से एक्सेसिबल बनाए जाए, जिससे कि दिव्यांगों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अब मैं लास्ट में एक चीज जो भूल गया था बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हमने रखा था, सार्वजनिक प्रसाधन अलग अलग ऊंचाई के होने चाहिए। आज की डेट पे एक बड़ा अच्छा सा फैशन हो गया, आपने भी महसूस किया होगा, जो मेल यूरिनल बने होते हैं ना, उसमें एक स्टेप भी लगा देते हैं। अरे भैया, स्टेप की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है। अगर कोई व्हील चेयर वाला आता है तो वो तो उसको यूज नहीं कर सकता, और कोई वॉकर वाला आता है वो भी उसमें नहीं चढ़ सकता। क्रचेस वाला आएगा वो चढ़ तो जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद जब घूमेगा तो इतनी जगह नहीं होती है कि वो आराम से घूम पाए, और मानो पड़ा नीचे गिर जाता है। तो प्लीज इस तरह के स्टेप भी ना लगाए जाएं पब्लिक यूरिनल में। ये हमारे 7 स्पेशल पॉइंट हैं जिनको की ध्यान रखा जाए, और आपके चैनल के थ्रू अगर इसको प्रमोशन मिलेगा तो हमारे हिसाब से शायद एक और नई क्रांति आएगी। बिल्कुल। ये बताएं कि अभी जैसे राजीव रतूड़ी वाले केस में नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं एक्सेसिबिलिटी पे, तो क्या आपने गवर्नमेंट को ये सुझाव दिए? कोशिश रही है जी, तो आपने कोई ईमेल या अभी एक वर्ड और भी आ गया है ना, आपने भी देखा होगा, यूनिवर्सल डिजाइन, जी, है ना। तो मेरा तो ये कहना है बहुत अच्छा है, आप कहीं पे जीने भी बनाएं, रेलिंग भी, रैम्प भी बनाएं। डबल डबल खर्चे क्यों करते हैं? अगर रैंप से जनरल आदमी भी चढ़ सकता है, दिव्यांग चढ़ सकता है, तो खाली रैंप ही बनाइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी इस पे दोबारा से गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स बना रही है, तो क्या आपने कोई ईमेल लिखी है उनको अपने सजेशंस के साथ? क्योंकि आप भी डिपार्टमेंट के साथ तो काम कर ही रहे हैं, उनकी मीटिंग्स में होते हैं, तो उन्होंने पब्लिक कमेंट्स भी मांगे थे। मैंने तो अभी ये जो हमने अपने आपको 7 पॉइंट बताए, इसके लिए मैंने पूरी तरह से गवर्नमेंट को लिखा है, अपने सेक्रेटरी साहब को लिखा है, अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब को लिखा है, मिनिस्टर साहब को लिखा है, सभी को लिखा है कि इन पॉइंट्स को भी आप एक्सेसिबिलिटी पॉइंट में ऐड करिए। प्लस अभी आपको बताएं कि एक्सेसिबिलिटी को मेजर करने के लिए यस टू एक्सेस एक ऐप बनाया गया है। बिल्कुल, उस ऐप के थ्रू भी मैं बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट से जुड़ा हूं, और काफी सारे मैंने उनको सुझाव दिए हैं इसके थ्रू। कानपुर शहर में मैंने करीब 72 एक्सेसिबल ऑडिट करे थे,
और मेरा ये शौक रहता है कि जब भी मैं फ्री होता हूँ, कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी पे मैं उस जगह पे घूमता हूँ, अगर जाता हूँ तो वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको अवेयर कराता हूँ कि भाई इस तरह से आपके यहाँ ये कमियां हैं, इनको आप पूरा करिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा? ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि मैंने बताया, मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे मोटिवेशनल कोर्स किए हैं, तो मैं मोटिवेशनल कोट्स लिखता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स भी काफी डिलीवर करता हूँ, और अभी तक 600 से ऊपर कोट्स लिखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो सभी दिव्यांगजनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर से निकलें, रास्ते बनते हैं, और रास्ते जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमारे साथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम कोई काम धीरे से करेंगे, अगर आप कोई काम एक दिन में करते हैं तो हम मान के चलिए 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन आप कहें कोई काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुनील साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिसनर्स, बात की आज हमने सुनील मंगल साहब से, जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर, इंश्योरेंस पर हमें डिटेल जानकारी दी। जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उस पे फॉलो कीजिए, फोकस कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, मिलके एक सुगम समाज बनाने की ओर अपना योगदान दीजिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है, और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न, और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो, और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी।